चर्चा और संवाद से जनता की समस्याओं का समाधान किया गया और महत्वपूर्ण कानून भी बनाए जिससे लोगों के सामाजिक आर्थिक जीवन में व्यापक परिवर्तन हुआ। हमारा लोकतंत्र और अधिक सशक्त हुआ। इस अवसर पर मैं उन सब का भी आभार व्यक्त करता हूं। लोकसभा में मेरे पूर्ववर्ती अध्यक्ष ने सदन की गरिमा और प्रतिष्ठा बढ़ाने में समर्पित भाव से योगदान दिया, उनका भी मैं साधुवाद व्यक्त करता हूं। भारत विश्व का प्राचीनतम लोकतंत्र है। संपूर्ण विश्व में लोकतंत्र की जननी के रूप में हमारी पहचान है। संसदीय लोकतंत्र की इस यात्रा में हमने सदनों की अच्छी परंपराएं और परिपाटियां स्थापित की है। हमारी निर्वाचन प्रक्रिया के कुशल, पारदर्शी एवं विश्वसनीय प्रबंधन के कारण लोगों का विश्वास लोकतंत्र के प्रति और बढ़ा है। इस अमृत काल में भारत की प्रतिष्ठा विश्व में बढ़ी है, सम्मान बढ़ा है। आज लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ साथ वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए विश्व भारत की ओर देखता है। भारत की संसद लोकतांत्रिक व्यवस्था का सर्वोच्च केंद्र है। लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में जनता की बढ़ती भागीदारी इस सत्य को रेखांकित करती है। लोकतंत्र हमारे इतिहास की बहुमूल्य धरोहर है। लोकतंत्र हमारे वर्तमान की ताकत है। लोकतंत्र हमारे स्वर्णिम भविष्य का आधार है। हमारी संसद घरेलू और वैश्विक चुनौतियों को अवसर में बदलने का सामर्थ्य रखती है। विविधता में एकता भारत की शक्ति है। ये शक्ति संसद में भी दृष्टिगत होती है, जहां क्षेत्रीय तथा विचारधाराओं की भिन्नता के बावजूद सांसदगण राष्ट्रहित के विषयों पर एक स्वर में अपनी बात को रखते हैं। यही हमारी लोकतंत्र की ताकत है। भारत की संसद इस प्राचीन राष्ट्र की गौरवपूर्ण लोकतंत्र विरासत की कस्टोडियन है। हमारा वर्तमान संसद भवन भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तथा संविधान निर्माण से लेकर अनेक ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी रहा है। इसलिए अपनी इस अनमोल धरोहर को संभाल कर रखना भी हमारा दायित्व है। पिछले वर्षों में पक्ष विपक्ष के मान्य सदस्यों ने कई अवसरों पर संसद के नए भवन के निर्माण की आवश्यकताओं को महसूस किया था। इसी परिप्रेक्ष्य में राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों ने माननीय प्रधानमंत्री जी से संसद का नया भवन बनाने का आग्रह किया। मैं प्रधानमंत्री जी का पुनः आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने माननीय सदस्यों की भावनाओं का सम्मान करते हुए इस आग्रह को तत्काल स्वीकार किया और इतने कम समय में इसको साकार भी कर दिया। हमारे इतिहास की एक महत्वपूर्ण धरोहर सेंगोल को अध्यक्ष पीठ के समीप स्थापित कर माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐतिहासिक परंपराओं के सम्मान एवं न्यायपूर्ण एवं निष्पक्ष शासन के प्रति अपने संकल्प को दोहराया है। ये नवनिर्मित भवन हमारी समृद्ध संस्कृति, प्राचीन विरासत एवं आधुनिक आकांक्षाओं का अद्भुत संगम है। नए भवन में माननीय सदस्यगण नई तकनीकी प्रौद्योगिकी का उपयोग करके अपनी कार्यकुशलता को बढ़ा पाएंगे। नए वातावरण में नए विचारों का सर्जन होगा, ऐसा मेरा विश्वास है।
हमारे नए भवन में ऊर्जा संरक्षण, जल संरक्षण, ग्रीन टेक्नोलॉजी, पर्यावरण अनुकूलता की विशिष्टता का समागम है। यह भवन वास्तुशिल्प, कला व संस्कृति का अद्भुत उदाहरण है। इसमें संपूर्ण भारत की उत्कृष्ट व विविधतापूर्ण सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होंगे। इस भवन में प्रत्येक भारतीयों को अपने अपने राज्य की संस्कृति की झलक भी दिखेगी। इसलिए मेरा माननीय सांसद मित्रों से अनुरोध है, हम संसद में जब नए भवन में प्रवेश करें तो नए संकल्प के साथ प्रवेश करें। हम लोकतंत्र की अच्छी परंपराओं को आगे बढ़ाएं। हम संसदीय अनुशासन, मर्यादा और गरिमा के नए मानदंड स्थापित करें ताकि विश्व की लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए भारत की लोकतांत्रिक संस्था आदर्श बन सके। मुझे पूर्ण विश्वास है, नए वातावरण में हम सब मिलकर अधिक ऊर्जा के साथ रचनात्मक व सकारात्मक चर्चा के माध्यम से एक श्रेष्ठ और विकसित भारत का निर्माण कर सकेंगे। आप सबका पुनः बहुत बहुत अभिनंदन। धन्यवाद। लोकसभा के माननीय अध्यक्ष महोदय, आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत के डाक विभाग ने स्मारक डाक टिकट जारी करने का निर्णय लिया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे स्मारक डाक टिकट जारी करने की कृपा करें। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से पुनः अनुरोध करूंगा कि इस अवसर पर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए विशेष सिक्के को भी जारी करने का कष्ट करें। मैं सभी गणमान्य अतिथियों को अवगत करा दूं कि 75 रुपये का यह स्मारक सिक्का भारत सरकार के कोलकाता टकसाल ने चांदी, तांबा, निकेल एवं जिंक धातुओं के मिश्रण से तैयार किया है। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अध्यक्ष लोकसभा एवं माननीय उपसभापति राज्यसभा। संसद के नवनिर्मित भवन के प्रेरणा स्रोत एवं मार्गदर्शक और जिन्होंने पूरे विश्व में भारत का सम्मान बढ़ाया है, ऐसे भारत के माननीय प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी को सुनने के लिए हम सभी आतुर हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्रता पूर्वक निवेदन करूंगा कि वे इस सभा को अपने विचारों से अनुग्रहित करने की कृपा करें। माननीय प्रधानमंत्री जी। लोकसभा के स्पीकर आदरणीय श्री ओम बिरला जी, राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश जी, माननीय सांसदगण, सभी वरिष्ठ जनप्रतिनिधि, विशिष्ट अतिथि, अन्य सभी महानुभाव और मेरे प्यारे देशवासियों, हर देश की विकास यात्रा में कुछ पल ऐसे आते हैं जो हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। कुछ तारीखें
समय के ललाट पर इतिहास का अमिट हस्ताक्षर बन जाती है। आज 28 मई 2023 का ये दिन ऐसा ही शुभ अवसर है। देश आजादी के 75 वर्ष होने पर अमृत महोत्सव मना रहा है। इस अमृत महोत्सव में भारत के लोगों ने अपने लोकतंत्र को संसद के इस नए भवन का उपहार दिया है। आज सुबह ही संसद भवन परिसर में सर्वपंथ प्रार्थना हुई है। मैं सभी देशवासियों को भारतीय लोकतंत्र के इस स्वर्णिम क्षण की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, ये सिर्फ एक भवन नहीं है, ये 140 करोड़ भारतवासियों की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतिबिंब है। ये विश्व को भारत के दृढ़ संकल्प का संदेश देता हमारे लोकतंत्र का मंदिर है। ये नया संसद भवन योजना को यथार्थ से, नीति को निर्माण से, इच्छा शक्ति को क्रिया शक्ति से, संकल्प को सिद्धि से जोड़ने वाली अहम कड़ी साबित होगा। ये नया भवन हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को साकार करने का माध्यम बनेगा। ये नया भवन आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय का साक्षी बनेगा। ये नया भवन विकसित भारत के संकल्पों की सिद्धि होते हुए देखेगा। ये नया भवन नूतन और पुरातन के सह अस्तित्व का भी आदर्श है। साथियों, नए रास्तों पर चलकर ही नए प्रतिमान गढ़े जाते हैं। आज नया भारत नए लक्ष्य तय कर रहा है, नए रास्ते गढ़ रहा है, नया जोश है, नया उमंग है, नया सफर है, नई सोच है, दिशा नई है, दृष्टि नई है, संकल्प नया है, विश्वास नया है। और आज फिर एक बार पूरा विश्व भारत को, भारत के संकल्प की दृढ़ता को, भारतवासियों की प्रखरता को, भारतीय जनशक्ति की जिजीविषा को आदर
और उम्मीद के भाव से देख रहा है। जब भारत आगे बढ़ता है तो विश्व आगे बढ़ता है। संसद का ये नया भवन भारत के विकास से विश्व के विकास का भी आह्वान करेगा। साथियों, आज इस ऐतिहासिक अवसर पर कुछ देर पहले संसद की इस नई इमारत में पवित्र सेंगोल की भी स्थापना हुई है। महान चोल साम्राज्य में सेंगोल को कर्तव्य पथ का, सेवा पथ का, राष्ट्र पथ का प्रतीक माना जाता था। राजा जी और आदिनम के संतों के मार्गदर्शन में यही सेंगोल सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक बना था। तमिलनाडु से विशेष तौर पर आए हुए आदिनम के संत आज सुबह संसद भवन में हमें आशीर्वाद देने उपस्थित हुए थे। मैं उन्हें पुनः श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। उनके ही मार्गदर्शन में लोकसभा में ये पवित्र सेंगोल स्थापित हुआ है। पिछले दिनों मीडिया में इसके इतिहास से जुड़ी बहुत सारी जानकारी उजागर हुई है। मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं मानता हूं ये हमारा सौभाग्य है कि इस पवित्र सेंगोल को हम उसकी गरिमा लौटा सके हैं, उसकी मान मर्यादा लौटा सके हैं। जब भी इस संसद भवन में कार्रवाई शुरू होगी, ये सेंगोल हम सभी को प्रेरणा देता रहेगा। साथियों, भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र ही नहीं बल्कि लोकतंत्र की जननी भी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी है। भारत आज वैश्विक लोकतंत्र का भी बहुत बड़ा आधार है। लोकतंत्र हमारे लिए सिर्फ एक व्यवस्था नहीं, एक संस्कार है, एक विचार है, एक परंपरा है। हमारे वेद हमें सभाओं और समितियों के लोकतांत्रिक आदर्श सिखाते हैं। महाभारत जैसे ग्रंथों में गणों और गणतंत्रों की व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। हमने वैशाली जैसे गणतंत्रों को जीकर दिखाया है। हमने भगवान बसवेश्वर के अनुभव मंटपा को अपना गौरव माना है। तमिलनाडु में मिला 900 ईस्वी का शिलालेख आज भी हर किसी को हैरान कर देता है। हमारा लोकतंत्र ही हमारी प्रेरणा है। हमारा संविधान ही हमारा संकल्प है। इस प्रेरणा,
इस संकल्प की सबसे श्रेष्ठ प्रतिनिधि अगर कोई है तो ये हमारी संसद है। और ये संसद देश की जिस समृद्ध संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है उसका उद्घोष करती है। शेते निपद्यमानस्य शेते निपस्य मानस्य चराति चर्त भगः चरैवेति चरैवेति चरैवेति। कहने का तात्पर्य जो रुक जाता है उसका भाग्य भी रुक जाता है, लेकिन जो चलता रहता है उसी का भाग्य आगे बढ़ता है, बुलंदियों को छूता है। और इसलिए चलते रहो, चलते रहो। गुलामी के बाद हमारे भारत ने बहुत कुछ खोकर अपनी नई यात्रा शुरू की थी। वो यात्रा कितने ही उतार चढ़ावों से होते हुए, कितनी ही चुनौतियों को पार करते हुए आजादी के अमृत काल में प्रवेश कर चुकी है। आजादी का ये अमृत काल विरासत को सहेजते हुए विकास के नए आयाम गढ़ने का अमृत काल है। आजादी का ये अमृत काल देश को नई दिशा देने का अमृत काल है। आजादी का ये अमृत काल अनंत सपनों को, असंख्य आकांक्षाओं को पूरा करने का अमृत काल है। इस अमृत काल का आह्वान है, इस अमृत काल का आह्वान है मुक्त मातृभूमि को, मुक्त मातृभूमि को नवीन प्राण चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए। मुक्त गीत हो रहा, मुक्त गीत हो रहा नवीन राग चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए। और इसलिए भारत के भविष्य को उज्जवल बनाने वाली इस कार्यस्थली को भी उतना ही नवीन होना चाहिए, आधुनिक होना चाहिए। साथियों, एक समय था जब भारत दुनिया के सबसे समृद्ध और वैभवशाली राष्ट्रों में गिना जाता था। भारत के नगरों से लेकर महलों तक, भारत के मंदिरों से लेकर मूर्तियों तक, भारत का वास्तु भारत की विशेषज्ञता का उद्घोष करता था। सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन से लेकर मौर्यकालीन स्तंभों और स्तूपों तक, चोल शासकों के बनाए भव्य मंदिरों से लेकर जलाशयों और बड़े बांधों तक भारत का कौशल विश्व भर से आने वाले यात्रियों को हैरान कर देता था। लेकिन सैकड़ों साल की गुलामी ने हमसे हमारा ये गौरव छीन लिया। एक ऐसा भी समय आ गया जब हम दूसरे देशों में हुए निर्माण को देखकर मुग्ध होने लग गए। 21वीं सदी का नया भारत बुलंद हौसले से भरा हुआ भारत अब गुलामी की उस सोच को
पीछे छोड़ रहा है। आज भारत प्राचीन कला की उस गौरवशाली धारा को एक बार फिर अपनी तरफ मोड़ रहा है और संसद की ये नई इमारत इस प्रयास का जीवंत प्रतीक बनी है। आज नए संसद भवन को देखकर हर भारतीय गौरव से भरा हुआ है। इस भवन में विरासत भी है, वास्तु भी है, इसमें कला भी है, कौशल भी है, इसमें संस्कृति भी है और संविधान के स्वर भी है। आप देख रहे हैं कि लोकसभा का आंतरिक हिस्सा, यहां भी देखिए, यहां भी देखिए, राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है। राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय फूल कमल पर आधारित है और संसद के प्रांगण में हमारा राष्ट्रीय वृक्ष बरगद भी है। हमारे देश के अलग अलग हिस्सों की जो विविधता है, इस नए भवन ने उन सबको समाहित किया है। इसमें राजस्थान से लाए गए ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर लगाए गए हैं। ये जो लकड़ी का काम आप देख रहे हैं ना, वो महाराष्ट्र से आई है। यूपी में भदोही के कारीगरों ने इसके लिए अपने हाथ से कालीनों को बुना है। एक तरह से इस भवन के कण कण में हमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के दर्शन। साथियों, संसद के पुराने भवन में सभी के लिए अपने कार्यों को पूरा करना कितना मुश्किल हो रहा था, ये हम सभी जानते हैं। टेक्नोलॉजी से जुड़ी समस्याएं थी, बैठने की जगह से जुड़ी चुनौती थी। इसलिए ही बीते 1.5-2 दशकों से ये चर्चा लगातार हो रही थी कि देश को एक नए संसद भवन की आवश्यकता है। और हमें ये भी देखना होगा कि आने वाले समय में सीटों की संख्या बढ़ेगी, सांसदों की संख्या बढ़ेगी, वो लोग कहां बैठते हैं? और इसलिए ये समय की मांग थी कि संसद की नई इमारत का निर्माण किया जाए। और मुझे खुशी है कि भव्य इमारत आधुनिक सुविधाओं से पूरी तरह लैस है। आप देख रहे हैं कि इस समय भी इस हॉल में सूरज का प्रकाश सीधे आ रहा है, बिजली कम से कम खर्च हो, हर तरफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले गैजेट्स हो, इन सभी का इसमें पूरा ध्यान रखा गया है। साथियों, आज सुबह ही मैं इस संसद भवन को बनाने वाले श्रमिकों के एक समूह से मिला हूं। इस संसद भवन ने करीब 60,000 श्रमिकों को रोजगार देने का भी काम किया है। उन्होंने इस नई इमारत के लिए अपना पसीना बहाया है। मुझे खुशी है कि इनके श्रम को समर्पित
एक डिजिटल गैलरी भी संसद में बनाई गई है और विश्व में शायद ये पहली बार हुआ होगा। संसद के निर्माण में अब उनका योगदान भी अमर हो गया है। साथियों, कोई भी एक्सपर्ट अगर पिछले 9 वर्षों का आकलन करे तो पाएगा कि ये 9 साल भारत में नव निर्माण के रहे हैं, गरीब कल्याण के रहे हैं। आज हमें संसद की नई इमारत के निर्माण का गर्व है, तो मुझे पिछले 9 साल में गरीबों के 4 करोड़ घर बनने का भी संतोष है। आज जब हम इस भव्य इमारत को देखकर अपना सर ऊंचा कर रहे हैं, तो मुझे पिछले 9 साल में बने 11 करोड़ शौचालयों का भी संतोष है, जिन्होंने महिलाओं की गरिमा की रक्षा की, उनका सर ऊंचा कर दिया। आज जब हम इस संसद भवन में सुविधाओं की बात कर रहे हैं, तो मुझे संतोष है कि पिछले 9 साल में हमने गांवों को जोड़ने के लिए 4 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा सड़कों का निर्माण किया। आज जब हम इस इको फ्रेंडली इमारत को देखकर खुश हैं, तो मुझे संतोष है कि हमने पानी की एक एक बूंद बचाने के लिए 50,000 से ज्यादा अमृत सरोवरों का निर्माण किया है। आज जब हम इस नए संसद भवन की लोकसभा और राज्यसभा को देखकर उत्सव मना रहे हैं, तो मुझे संतोष है कि हमने देश में 30,000 से ज्यादा नए पंचायत भवन भी बनाए हैं। यानी पंचायत भवन से लेकर संसद भवन तक हमारी निष्ठा एक ही है, हमारी प्रेरणा एक रही। देश का विकास, देश के लोगों का विकास। साथियों, आपको ध्यान होगा 15 अगस्त को लाल किले से मैंने कहा था, यही समय है, सही समय है। हर देश के इतिहास में ऐसा समय आता है जब देश की चेतना नए सिरे से जागृत होती है। भारत में आजादी के 25 साल पहले, 47 के पहले 25 साल याद कीजिए, आजादी के 25 साल पहले ऐसा ही समय आया था। गांधी जी के असहयोग आंदोलन ने पूरे देश को एक विश्वास से भर दिया था। गांधी जी ने स्वराज के संकल्प से हर भारतवासी को जोड़ दिया था। ये वो दौर था जब हर भारतीय आजादी के लिए जी जान से जुट गया था। इसका नतीजा हमने 1947 में भारत की आजादी के तौर पर देखा। आजादी का ये अमृत काल भी भारत के इतिहास का ऐसा ही पड़ाव है। आज से 25 साल बाद भारत अपनी आजादी के
100 वर्ष पूरे करेगा। हमारे पास भी 25 वर्ष का अमृत कालखंड है। इन 25 वर्षों में हमें मिलकर भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। लक्ष्य बड़ा है, लक्ष्य कठिन भी है, लेकिन हर देशवासी को आज इसके लिए जी जान से जुटना ही है। नए प्रण लेने हैं, नए संकल्प लेने हैं, नई गति पकड़नी है। और इतिहास गवाह है कि हम भारतीयों का विश्वास सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रहता। हमारी आजादी की लड़ाई ने दुनिया के बहुत सारे देशों में उस समय एक नई चेतना जागृत कर दी थी। हमारी आजादी की लड़ाई से भारत तो आजाद हुआ ही, साथ ही कई देश आजादी की राह पर चल पड़े। भारत के विश्वास ने दूसरे देशों के विश्वास को सहारा दिया था। और इसलिए भारत जैसा विविधता से भरा देश, इतनी बड़ी आबादी वाला देश, इतनी सारी चुनौतियों से लड़ने वाला देश जब एक विश्वास के साथ आगे बढ़ता है तो इससे दुनिया के अनेक देशों को प्रेरणा भी मिलती है। भारत की हर सफलता आने वाले दिनों में दुनिया के अलग अलग भूभाग में अलग अलग देशों की सफलता के रूप में प्रेरणा का कारण बनने वाली है। आज यदि भारत तेजी से गरीबी दूर करता है तो ये कई देशों को गरीबी से बाहर आने की प्रेरणा भी देता है। भारत का विकसित होने का संकल्प कई और देशों का संबल बनेगा। इसलिए भारत की जिम्मेदारी और बड़ी हो जाती है। और साथियों, सफलता की पहली शर्त सफल होने का विश्वास ही होती है। ये नया संसद भवन इस विश्वास को नई बुलंदी देने वाला है। ये विकसित भारत के निर्माण में हम सभी के लिए नई प्रेरणा बनेगा। ये संसद भवन हर भारतीय के कर्तव्य भाव को जागृत करेगा। मुझे विश्वास है इस संसद में जो जनप्रतिनिधि बैठेंगे वे नई प्रेरणा के साथ लोकतंत्र को नई दिशा देने का प्रयास करेंगे। हमें नेशन फर्स्ट की भावना से आगे बढ़ना होगा। इदम राष्ट्राय इदम न मम। हमें कर्तव्य पथ को सर्वोपरि रखना होगा। कर्तव्यमेव कर्तव्यम, अकर्तव्यम न कर्तव्यम। हमें अपने व्यवहार से उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। यद यदाचरति श्रेष्ठ तत्देव इतरो जनः। हमें निरंतर खुद में सुधार करते रहना होगा। उद्धरेत आत्मना आत्मानानम। हमें अपने नए रास्ते खुद बनाने होंगे। अपदीवो भव।
हमें खुद को खपाना होगा, तपाना होगा। तपसो ही परम नास्ति तपसा बिंदते महत। हमें लोक कल्याण को ही अपना जीवन मंत्र बनाना होगा। लोकहितम मम करणीयम। जब संसद के इस नए भवन में हम अपने दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन करेंगे तो देशवासियों को भी नई प्रेरणा मिलेगी। साथियों, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को यह नई संसद एक नई ऊर्जा और नई मजबूती प्रदान करेगी। हमारे श्रमिकों ने अपने पसीने से इस संसद भवन को इतना भव्य बना दिया है। अब हम सभी सांसदों का दायित्व है कि इसे अपने समर्पण से और ज्यादा दिव्य बनाएंगे। एक राष्ट्र के रूप में हम सभी 140 करोड़ भारतीयों का संकल्प ही इस नई संसद की प्राण प्रतिष्ठा है। यहां होने वाला हर निर्णय आने वाली सदियों को सजाने संवारने वाला है। यहां होने वाला हर निर्णय आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने वाला होगा। यहां होने वाला हर निर्णय भारत के उज्ज्वल भविष्य का आधार बनेगा। गरीब, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, दिव्यांग समाज के हर वंचित परिवार के सशक्तिकरण का, वंचितों को वरीयता का रास्ता यहीं से गुजरता है। इस नए संसद भवन की हर ईंट, हर दीवार, इसका कण कण गरीब के कल्याण के लिए समर्पित है। अगले 25 वर्षों में संसद के इस नए भवन में बनने वाले नए कानून भारत को विकसित भारत बनाएंगे। इस संसद में बनने वाले कानून भारत को गरीबी से बाहर निकालने में मदद करेंगे। इस संसद में बनने वाले कानून देश के युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए नए अवसरों का निर्माण करेंगे। मुझे विश्वास है संसद का यह नया भवन नए भारत के सृजन का आधार बनेगा। एक समृद्ध, सशक्त और विकसित भारत नीति, न्याय, सत्य, मर्यादा और कर्तव्य पथ पर और सशक्त होकर चलने वाला भारत। मैं समस्त भारतवासियों को नए संसद भवन की फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। गणमान्य अतिथिगण, भारत की संसद के नवनिर्मित भवन के लोकार्पण का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आप सभी को इस ऐतिहासिक अवसर पर पधारने के लिए हृदय से धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। Prime Minister Narendra Modi there spoke for close to 40 minutes, 35 minutes to be precise, and spoke of today being a historic moment, that moment in India's history. And now, as he walks down that special stage, he's greeting members of Parliament. There are several top diplomats and ambassadors who are also present here. He descends to the well of the House. Rahul Srivastav, what was the most remarkable aspect
of what the Prime Minister said. This is that historic moment 25 years before India's independence, where everyone was galvanized by Mahatma Gandhi's non-cooperation movement to fight for freedom. Now is the time in Azadi Ka Amrit Saal to make the next 25 years glorious. Gaurav, a historic moment, start of a historic event with a new parliament, and Prime Minister has booked his place in history. That's one very telling point. You know, as an impartial viewer, we have to say that his name is etched on this historic moment. Beyond that, I think a speech which I think underlined by that poetry he recited, कि नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए, and for नवीन प्राण a new building. So he wants the building, as he said, a mix of old, a transition from old to new, a blend of the two, and I think some 8 or 9 times he talked about. अब परमेश्वर का वचन ऐसे बांटे जैसे पहले कभी नहीं, और ये सब है आपकी उंगलियों पर। अब हिंदी में भी उपलब्ध, और वो भी बिल्कुल निःशुल्क। आज ही डाउनलोड करें। And this new parliament has to address the aspirations of 140 crore people in the country, and also build an India of the future in the next step by the time India is 100 years old. I think an speech for inspiration and dedication to duty. Remain dedicated to and duty. Very importantly, no political overtones. Yes, and we have the best team of reporters on ground. Mosmi Singh, India Today's Mosmi Singh is standing by, will join us in just a moment. Also with me is Ardnarishwan Muralidharan, who's a Vedic scholar. Sir, the Prime Minister quoted extensively from the past to talk about building very strong roots for a strong nation. So while you have the Ashok Chakra of the Mauryan Empire, you also have the Dharma Dand, the Sengol of the Chola Empire, north and south together to take India forward. Yeah, absolutely. You put it in a very brilliant way. Actually, this is a speech which will really remain etched in the history for a long time to come. The Prime Minister, in fact, has built the bridges on all the directions of the country. Not only that, he has actually inspired us to take our roots, to actually, strengthen our roots so that India can grow taller, stronger, and bigger in the world's this thing. And the trees of this growth can only come if you are going to nourish the roots. And he has, in fact, beautifully summarized this through his various quotes, which of course are really astounding. I mean, it's a very fantastic speech. We all stand inspired by this really. Okay. Very importantly, yes. Lord Irwin reading out the message from the King of England at that time had said that the Parliament building is to guide India to fashion her future well. It was a new nation being born at that time. We were not independent, but there was talk about India shaping its future well. And today, Prime Minister Narendra Modi is embedded in the message is in the next 25 years, India moving from a developing nation to a developed nation, where he says that the guiding principles will be Niti, Nyaya, Satya and Maryada. I think that's where it encompasses use of nearly 6 Sanskrit shlokas in it. Yes. And now he's walking through this new parliament building. He's seen Lok Sabha, he addressed the nation from the Lok Sabha, addressed members of parliament. He's again with officials and those workers who were involved in the construction of the parliament and those who will serve there. Rahul, this is one aspect about him. The Prime Minister, of course, with his Council of Ministers in these pictures, it seems. Yes. He's with the Council of Ministers here, Rahul. That's a photo opportunity. That's a photo happening. It was. And then with parliament officials. Officials. He's always with those, who are at the backroom boys and girls. At the big moment, don't forget the small. That last denominator should always remain in the frame. Because that's what he is. You see, the direct connect. You see, when he was in Gujarat, he had schemes in which ordinary grievances will reach the Chief Minister. He will undertake them directly. Pragati, so many of the schemes, his Man Ki Baat, 101st episode today. Yes. Each time, if you see, there is a very strong undertone that the Prime Minister is establishing a direct connect. And I think that's what he's trying to address. So despite all the political criticism, the President not being there, Vice President not being there, the opposition boycotting it, what has he done in this speech? He has created a connect to the last denominator. I think
That is perhaps what a politician does eventually. But I think, yes. And the point that he's making, Rahul, that, you know, you were mentioning about Lord Irwin of foreigners who were talking about how India should do well. The Prime Minister in Azadi Ka Amrit Kal, as he puts it, talks about if India does well, the world will do well. Yes. So India leads the world. India would be the engine for the world to move forward in the times to come, is his hope and his dream. You see, Gaurav, that's a very interesting point to raise. At the time when COVID pandemic hit and demonetization and several other things prior to that, critics have said that India's failures actually led to a worsening as far as the global economy is concerned. And today, India is the new hope as far as the the world economy is concerned. Yes, definitely. So, see, again, that inspiration, he is trying to infuse it. He's telling the people, work hard, work dedicated manner, look at a prospective India. A very nice line he said, सफलता की पहली शर्त सफलता का पर विश्वास है कि हम सफल हो जाएंगे. That, what does it tell you? Do work harder. You can achieve better times and perhaps be the global engine. Yes. Instead of being the double engine and four engine and others in India, you can be the engine of the global growth. And in that, what happens? The final analysis, it is the Indians who benefit. Absolutely. मुक्त मातृभूमि को नवीन प्राण चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए. That's the point that he's making. So it's new energy that's required, Muralidharan ji, to take the country forward. That's the point he's making. This is Azadi Ka Amrit Kal, as he puts it. For this Azadi Ka Amrit Kal, you need new energy to spur the nation forward, Absolutely. Which would then spur the world. Absolutely. In fact, the spurring of the world, I can proudly say I'm part of this mission called Jal Jeevan Mission, in which, over a period of last 3.5 years, we have done around 12 crores of tap connections in the whole country. Yes. And from the point of around 16-17% in 2019, we have now reached up to 62%, which around 9 crore taps given in this 3 months period. And I can tell you, I have traveled length and breadth of this country. Many of my team members have traveled length and breadth of the countries. And we have been, everyone in our office, they come and go only in the morning to evening. It's all work. And in fact, this journey has in fact started 3.5 years before. Okay. And this mission is perhaps one of the greatest examples for the world. And it sets out its own standards for the words to follow. And I want to bring in my colleague Mosby Singh for more on this. Rahul Gautam also joins us in a moment. Mosby, the Prime Minister, he's talking about the era, the 2.5 years that it took to build this parliament, that it gave job to 60,000 people. He met them, but he said while this was happening, while a new parliament was coming, 4 crore homes were built in the past 9 years, 11 crore toilets were built, and 4 lakh kilometers of roads were built. From Panchayat to Parliament, he's talking about his government's growth journey also. Absolutely, in that very inspiring speech that the Prime Minister gave, in fact, as the BJP leaders would see it, the Prime Minister elaborated on the Modi government's achievements, even as he spoke about the Parliament being a symbol of Atmanirbhar Bharat, Gaurav, Ek Bharat, Cherished Bharat. So here, Prime Minister, connecting the dots from laying down the foundation stone of this Parliament building, right in the middle of the COVID pandemic, where Shramjeevis toiled day in and day out to deliver this parliament in record time. On the other hand, development work was happening in various nook and corners of the country, from housing to the economy to road construction, everything for the progress of the country. And now the Prime Minister went on to elaborate that how we don't need to look at other countries for development, because India in itself is actually a big symbol. And let's try and speak to some of the MPs who are coming out, Gaurav. They would be moving out from the new parliament building anytime now, and we'll try and get you the first reactions. But I would see Prime Minister's speech as trying to send in a message to the countrymen that here's a government that is talking about deliverables, what we have given to you, and what the brand Modi actually stands for. And he's said it very loud and very clear.
He said, okay, loud and clear, that's what he's talking about. We'll wait for you to talk to the new MPs. Rahul, there's another point that the Prime Minister raised, and in the past 2 days, he's raised this at least twice. Yesterday, when he was interacting with the Adhinams, the saints who had come in from Tamil Nadu, he sought their blessings once again, thanked them for their blessings. But what did he say? He's talking about India being the growth engine at the time of the Indus Valley civilization, Sindhu Ghati ki Sabhyata, to the Mauryan Empire, to the Cholas, then talks about that Lamba Kalkhand or that long duration where Indians were no longer free people, there were invaders who came in, and then is linking that Chola period or the pre-invasion period to post-independence period. That this is when this nation is starting to rise again and is extremely self-confident. So he's using this Sengol as the bridge between the Chola Empire, the pre-invasion empire, to modern India. Well, I think, Gaurav, the Prime Minister is trying to list the various timelines, wherein the country grew, right from the ancient to the medieval and to this ancient to this modern era. So clearly it seems that he's trying to fuse, all these three eras, and at the same time he is giving respect to the glorious traditions, not just of southern part of the country, but also of the Indus Valley civilization, which he calls at Sindhu Ghati Sabhyata. So clearly he's trying to connect the dots at how India is not a young nation. It is not a nation that was born, in 1947. It is a nation that has history of, of over 5,000 years, and how this Sengol is certainly going to be a symbol of a just rule. It is going to be a symbol of sovereignty of this country. And in fact, also, in fact, he said that the Sengol, when it will be placed inside the Lok Sabha chamber, it is going to give, aspirations and going to influence the policymakers to draft policy for the welfare of the people. So clearly he is trying to connect these things. On one hand, he's invoking the rich, traditions, the prestige of the country. In fact, he also said that, for a couple of 100 years, there was a foreign rule that actually tried to stole our prestige. But it is time for us to restore it. And therefore, he spoke extensively about Sengol. It seems that a Prime Minister is trying to, create a balance between the ancient value system of the country. At the same time, he is speaking about a modern era where the country is going to grow. We all know that how the central government for the past 3-4 days has been saying that this is India's moment. India has finally arrived, and therefore you see Prime Minister also speaking on the same lines that this is the moment of India. And clearly it seems that at the same time when he is invoking the rich traditions and the glorious history of our past, at the same time also speaking about that how we are going to usher in a new era, how we are going to achieve more, what are going to deliver in coming years. So clearly it seems that it's a fusion of modern ideas. At the same time he's giving due importance to ancient value system as well. Because Rahul and Mr. Muralidhar, and Rahul, to you first, unless you have very strong roots, you don't build a very strong tree. You don't build a big tree. That's the Prime Minister's effort when he talks about India being the mother of democracies, not some who may say we actually became a nation or a democracy only in 1947. Gaurav, I think this speech had a lot of element of